नमस्कार। चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी पहली खबर की ओर। बिहार में नई नवेली नीतीश सरकार के सामने फिर कानून व्यवस्था का सवाल है। हाजीपुर में छेड़छाड़ पीड़ित की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई कर रही है और आरोपी 15 दिन बाद भी फरार है। कुशासन पर ताकि सुशासन की नींव रखी जा सके। फिर रविवार को पीएमसीएच में मौत हो गई। यह घटना 30 अक्टूबर को रसलपुर हबीब गांव में उस वक्त हुई थी जब पिता शाम 5 बजे घर से बाहर निकली थी। टीवी चल रहा चलो। हाजीपुर में छेड़छाड़ पीड़ित की मौत के बाद पूरे इलाके में तनाव बढ़ गया है। परिवार वालों का आरोप है कि पुलिस कार्रवाई में ढिलाई कर रही है और आरोपी 15 दिन बाद भी फरार चल रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट करके कहा कि चुनावी फायदे के लिए इस अपराध को छुपाया गया है, कुशासन पर ताकि सुशासन की नींव रखी जा सके। बिहार के वैशाली के देसरी थाने के रसलपुर हबीब गांव में छेड़खानी का विरोध करने पर जिंदा जलाई गई युवती गुलनाज खातून। फिर रविवार को पीएमसीएच में उसकी मौत हो गई। यह घटना 30 अक्टूबर को रसलपुर हबीब गांव में उस वक्त हुई थी जब पीड़िता शाम 5 बजे घर से बाहर निकली थी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। पाकिस्तान की कायराना हरकत एक बार फिर सामने आई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के तंगधार सेक्टर में पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन कर फायरिंग की और जमकर मोर्टार दागे। ये गोलाबारी रात 1 बजे तक चलती रही। भारतीय सेना की तरफ से भी मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है। सुरक्षा एजेंसियों के मुताबिक पाकिस्तान भारी बर्फबारी के पहले करीब 250 से 300 आतंकियों को कश्मीर में घुसपैठ कराने की तैयारी में है। साथ ही घाटी में राजनीतिक माहौल भी बना हुआ है क्योंकि वहां डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव 28 नवंबर से होने वाले हैं। सॉरी यार भाई। राजधानी के सराय काले खाई इलाके से 2 संदिग्ध आतंकवादियों को पकड़ा गया है। दिल्ली पुलिस के अनुसार सोमवार रात करीब 10:15 बजे मिलेनियम पार्क से इन दोनों को उठाया गया। पुलिस को इनके वहां पहुंचने की भनक मिली थी, जिसके बाद जाल बिछाया गया। मिली जानकारी के मुताबिक दोनों संदिग्ध आतंकी जम्मू और कश्मीर के रहने वाले हैं। पुलिस ने इनके पास से 2 सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल और 10 जिंदा कारतूस बरामद की हैं। दिल्ली पुलिस की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार पकड़े गए संदिग्धों में से एक बारामूला जिले के डोरू गांव में रहने वाला अब्दुल लतीफ है। 20 साल के दूसरे संदिग्ध का नाम अशरफ खटाना है, जो कि कुपवाड़ा के हटमुल्ला गांव का रहने वाला है। नवंबर की शुरुआत में दिल्ली एनसीआर समेत देश के बड़े महानगरों में आतंकी हमले का खतरा जाहिर किया गया था। इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अंतर्राष्ट्रीय आतंकी घटनाओं को देखते हुए अलर्ट जारी किया था। इनपुट्स में भी कहा गया था कि आतंकी विदेशी मूवमेंट वाले इलाके, नई दिल्ली इलाके में विदेशी दूतावास, चर्च और दूसरे धार्मिक स्थल, बड़े होटल समेत महत्वपूर्ण इमारतों में से किसी पर भी बड़ा हमला कर सकते हैं। इसके बाद दिल्ली में सुरक्षा और भी कड़ी कर दी गई थी। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। एक हफ्ते पहले मोस्ट वांटेड आतंकवादियों में से एक हिजबुल मुजाहिदीन के सरगना डॉक्टर सैफुल्लाह को श्रीनगर के पास मारा गया। वर्ष 2014 से सक्रिय वह आतंकी बुरहान वानी का नजदीकी था। इस साल जम्मू कश्मीर में सरकार द्वारा निर्देशित और सेना की मदद से हुई मुठभेड़ स्थानीय पुलिस की कामयाबी को दर्शाती है।
जिसमें 200 से अधिक आतंकवादियों का खात्मा किया जा चुका है। ऐसी खबरें अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद राज्य की नई हकीकत और मजबूत आंतरिक सुरक्षा को दर्शाती हैं। वर्ष 2016 के बाद देश के नागरिक क्षेत्रों में कश्मीर को छोड़कर कोई बड़ा आतंकी हमला नहीं हुआ है। पाकिस्तानी हैंडलर्स ने इसके बजाय सैन्य प्रतिष्ठानों जैसी उरी और पठानकोट में हमले पर ध्यान केंद्रित किया। इस बीच NIA ने दिसंबर 2019 में इस्लामिक स्टेट की भारतीय इकाई अल हिंद के 17 से अधिक सदस्यों को गिरफ्तार किया। वह कर्नाटक, तमिलनाडु और केरल के जंगलों में एक प्रांत स्थापित करने की साजिश रच रहे थे। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दिल्ली में अभूतपूर्व हालात पैदा हो गए हैं जो आगामी सप्ताह में और बिगड़ सकते हैं, यह कहना है नीति आयोग का। उन्होंने आशंका जताई कि दिल्ली में प्रति 10 लाख कोविड-19 महामारी से पीड़ितों की दर मौजूदा 361 से बढ़कर 500 तक पहुंच सकती है। आयोग ने त्योहारों में कोरोना से बचाव के सारे नियमों की धज्जियां उड़ाने को इसकी बड़ी वजह बताया है। आने वाले हफ्तों में हालात और खराब होने की आशंका में कई राज्यों से पैरामिलिट्री डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ को दिल्ली भेजा जा रहा है। पिछले कुछ हफ्तों से दिल्ली में कोरोना से बचाव के नियमों की बड़े पैमाने पर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। ऊपर से वायु प्रदूषण का स्तर भी बढ़ रहा है। प्रदूषण का यही हाल शुरुआती मार्च तक कायम रहने की आशंका है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। दीपावली खत्म होने के साथ ही अब छठ पर्व को लेकर रेलवे स्टेशनों पर भीड़ उमड़ने लगी है। भीड़ को देखते हुए रेलवे का पूरा महकमा प्रबंध में जुटा हुआ है। साथ ही काफी संख्या में स्पेशल ट्रेनें भी चलाई जा रही हैं। मंगलवार को कई ट्रेनें रवाना कर लोगों की राह आसान की जाएगी। हालांकि अनारक्षित ट्रेनें नहीं चलने की वजह से दिल्ली से पूर्वांचल जाने वाले लोगों को भी परेशानी हो रही है, क्योंकि ना तो ट्रेन चल रही है और ना ही काउंटर पर अनारक्षित कोच के टिकट मिल रहे हैं। उत्तर रेलवे के महाप्रबंधक आशुतोष गंगल ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक की। बैठक में त्योहार को लेकर उमड़ने वाली भीड़ के प्रबंधन को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए। अधिक भीड़ को देखते हुए स्पेशल ट्रेनों के साथ ही क्लोन ट्रेन चलाने को कहा गया। छठ पर्व को ध्यान में रखकर रेलवे ने कई स्पेशल ट्रेनें चलाने की घोषणा की है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। भारतीय नौसेना के युद्धाभ्यास मालाबार का दूसरा चरण मंगलवार को उत्तरी अरब सागर में शुरू हो रहा है। इसमें भारतीय नौसेना का विक्रमादित्य विमानवाहक पोत, अमेरिकी विमानवाहक पोत निमित्ज और ऑस्ट्रेलिया एवं जापान की नौसेना की अग्रिम मोर्चों पर तैनात पोत 4 दिन तक युद्धाभ्यास करेंगे। अधिकारियों ने बताया कि इस युद्धाभ्यास के दौरान क्वाड समूह के देशों की नौसेनाओं द्वारा मिलकर कार्य करने की क्षमता को बढ़ाने के लिए समन्वित अभियान का अभ्यास किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि मालाबार युद्धाभ्यास का पहला चरण 3 से 6 नवंबर के बीच बंगाल की खाड़ी में संपन्न हुआ और इस दौरान पनडुब्बी युद्ध और समुद्र से हवा में मार करने की क्षमता का अभ्यास किया गया। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली NCR में बीते रविवार और सोमवार को हल्की बारिश से लोगों को राहत मिली थी, लेकिन आज फिर से उत्तर भारत में हवा की गुणवत्ता खराब होने पर चिंता बरकरार है। हालांकि पिछले दिनों की अपेक्षा स्मॉग कम रहा। उधर पंजाब, राजस्थान सहित ज्यादातर राज्यों में सोमवार को अच्छी बारिश दर्ज की गई थी, जिसके चलते लोगों को दमघोटू हवा से राहत मिली थी। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले 2-3 दिनों में एयर क्वालिटी इंडेक्स खराब ही स्थिति में रहेगा, परंतु बार बार कहा जा रहा है कि हवा में प्रदूषण की स्थिति में सुधार होगा। दीपावली के बाद हुए धुएं को कम करने में बारिश ने मदद की है, लेकिन प्रदूषण से लोगों को अभी भी राहत नहीं मिली है। चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। हमारी अगली खबर है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने बद्रीनाथ धाम पहुंचकर दर्शन किए हैं। दोनों प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों ने धाम में प्रवेश कर विशेष पूजा अर्चना की। वीवीआईपी मूवमेंट को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। उत्तर प्रदेश भाजपा प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह व उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री मदन कौशिक ने भी धाम के दर्शन किए। योगी आदित्यनाथ 2 दिनों के उत्तराखंड दौरे पर उत्तराखंड में है। कल उन्होंने केदारनाथ धाम में बाबा केदारनाथ के दर्शन किए थे, जिसके बाद केदारनाथ धाम के कपाट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। बद्रीनाथ धाम के कपाट भी अब योगी जी ने बंद करा दिए हैं।
चलिए बढ़ चलते हैं हमारी अगली खबर की ओर। 3600 करोड़ रुपए के सौदे अगस्ता वेस्टलैंड मामले में एक नया मोड़ सामने आया है। इस मामले में मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम कमलनाथ के भांजे रतुल पुरी के नाम के बाद अब उनके बेटे छिंदवाड़ा सांसद नकुलनाथ का कनेक्शन सामने आ रहा है। दरअसल मामले में मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना ने अपने बयान में कांग्रेस के कई बड़े चेहरों का शामिल होना बताया है। अगस्ता वेस्टलैंड के मुख्य आरोपी राजीव सक्सेना ने 3600 करोड़ के घोटाले में पूर्व मुख्यमंत्री के बेटे नकुलनाथ का भी नाम लिया है। इस खुलासे के बाद मध्य प्रदेश की सियासत गर्मा गई है। राजीव सक्सेना को 3 हफ्ते पहले ही अंतरिम जमानत मिली है। इसके बाद आरोपी राजीव सक्सेना ने अपने बयान में पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बेटे नकुलनाथ, भांजे रतुल पुरी के नाम के साथ साथ अहमद पटेल, सलमान खुर्शीद का नाम भी लिया है। इन्हीं खबरों के साथ ही आज के लिए इतना ही। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए AB स्टार न्यूज।